हेलो फ्रेंड्स, मैं इकबाल अंसारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टूडेंट में, जहां पर सफलता होगी आपकी और सहयोग हमारा। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो मैथ्स का प्रीवियस पेपर है 2017 का, उसको मैं कराने वाला हूं यहां पर। और जिस तरह से आपका प्यार और सपोर्ट वीडियो में दिख रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आज जो पेपर है वो 2017 में पर है आया हुआ है, और उस टाइप के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, जो कल आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन की उम्मीद है। तो जो क्वेश्चन है उनको मैं यहाँ पे कराऊंगा। 1 घंटे का पेपर होता है, 1 घंटे में उसको मैं सॉल्व करूंगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, हर एक क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट में समझाऊंगा यहाँ पे। जिस तरह से पेपर में होता है कि पहले वस्तुनिष्ठ पेपर होते हैं, फिर क्या होता है अधिलघु होते हैं, फिर लघु होते हैं, 1 नंबर के 2 नंबर के, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कराऊंगा, और जहां तक कोशिश करिएगा कि प्रीवियस पेपर को वापस आने के बाद, एग्जाम के वापस आने के बाद, आप प्रीवियस पेपर के जितने भी हैं क्वेश्चंस आपके फंसे हुए हैं उनको जरूर सॉल्व करें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को देखें या कहीं से भी कॉन्टेक्ट करके उसको, लेकिन प्रीवियस पेपर जो है एग्जाम में वो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो वही क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराऊंगा यहाँ पे। जो पहले क्या होता है पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जो 1 नंबर के, इनको मैं यहाँ पे कराऊंगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, वो क्या है, परमेय संख्या 4/5 तथा 8/15 का भागफल है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ए बी सी, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो क्वेश्चन को समझिएगा। पहले क्या है कि परमेय संख्या 4/-5 को भाग करना है किससे, 8/15 से भाग करना है। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि 4/-5 को भाग करना है किससे, 8/15 से, 8/15 से भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि जो भाग का साइन है, ये जो भाग का आपका साइन है, इसको जब भी हम गुणे में बदलने के लिए, जब भी इसको हम गुणे में बदलते हैं तो क्या करते हैं, इस वाली संख्या का बाद वाली परमेय संख्या क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, या कह सकते हैं कि अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 4/-5। अब इसको क्या कर देना है, 8/15 को हमको रेसिप्रोकल कर देना है। तो रेसिप्रोकल करने पर क्या हो जाएगा, ये 15/8 हो जाएगा। समझ आई चीज। किसी भी चीज को क्या कर देना है, इसमें परमेय जो संख्या होगी उसको हमको रेसिप्रोकल कर देना है, उसका व्युत्क्रम कर देना है, या कह सकते हैं कि अंश को हर और हर को अंश बना देना है। और जैसे ही बनाएंगे वो हमारा भाग का चिन्ह जो होगा वो गुणे में बदल जाएगा। अब देखो यहाँ पे कर रहा है, तो 5×3=15। ठीक है, 4×8 बचा क्या, -3/2। ये माइनस का साइन जो रहेगा आपका, ये वाला माइनस का साइन, वो माइनस का साइन यहाँ पे लगा रहेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी आंसर ऑप्शन जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड वो क्या है कि एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समिष्ट में अभाज्य, ध्यान रखना क्या बोला है, अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है। कह रहा है कि अगर जो लूडो वाला पासा होता है उसको अगर फेंका जाए तो उसमें 1 से 6 तक गिनतियां होती हैं, तो उसमें से ऐसे कितने नंबर हैं जो अभाज्य हैं। तो देखो सबसे पहले क्या आता है, 2 आता है पासे में। ठीक है, फिर क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, फिर क्या आता है, 5 आता है। 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 भी क्या है आपका अभाज्य है, 3 भी क्या है आपका अभाज्य है, और 5 भी क्या है अभाज्य है। तो ऐसे 5 होते हैं प्रतिदर्श समिष्टि, ऐसे 3 होते हैं, 1 2 3 होते हैं जो होते हैं हमारे अवयव की संख्या। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगर बात करते हैं कि क्या एक अभाज्य संख्या है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके 2 फैक्टर, लिख लेंगे यहाँ पे कि अभाज्य संख्या क्या होते हैं,
अभाज्य संख्या के कम से कम 2 गुण होते हैं, 2 गुण होते हैं। जैसे दो, अगर 2 को भाग करना तो किससे भाग कर सकते हैं? एक तो ये 1 से भाग होगा और दूसरा ये 2 से भाग होगा। 2 गुणनखंड हो गए इसके। 3 है तो 3 तो 1 से भाग होगा और ये खुद से भाग होगा। फिर 5 की बात करें तो 5 भी 1 से भाग होगा और 5 से भाग होगा। तो ऐसे जिनके 2 गुणनखंड निकल आए, जिनके 2 फैक्टर हो जाए, वो संख्या हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो अगर एक की बात करें, क्या एक संख्या अभाज्य संख्या है? तो इसका एक ही निकलेगा, दूसरा नहीं निकलेगा। तो इस तरह से ये एक अभाज्य संख्या ना होकर जो स्टार्टिंग होती है भाज्य संख्या की, वो 2 से होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? सेकंड नंबर है कि 0.0000008 का घनमूल निकालना है। ठीक है, कितने जीरो है? 5 जीरो है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? ये अब घनमूल निकालने का मतलब है किसी भी संख्या का 3 बार गुणा कर देना, और गुणा करने के बाद देख लो हमारा अगर क्वेश्चन से आंसर मैच हो रहा है तो वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? देखो फर्स्ट ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं क्या है? 0.00002 गुणे 0.2 0.02 गुणे 0.002। अब इन तीनों को गुणा करके देख लो, अगर इससे मैच कर जा रहा है तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 8 आया। अब पॉइंट दो कितने अंक लगेंगे? इसमें 3 अंक, इसमें भी 3 अंक और इसमें भी 3 अंक। पॉइंट के बाद कितने अंक है? 3 3 करके हैं, तो जो आंसर होगा गुणा करने पर आएगा उसमें हम लगाएंगे 9 अंक के बाद। 3 3 6 3 9। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या ये क्वेश्चन है हमारा? देखो बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर हो जाता है गलत। ऑप्शन बी से कर लेते हैं, क्या है? 0.02 गुणे 0.02 गुणे 0.02। ठीक है, उसी तरह से गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा ये आपका। ठीक, अब यहाँ पर दो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। तो जो आंसर लिखेंगे उसमें कितने डिजिट लगेगा? 6 डिजिट के बाद 2 2 4 2 6। 6 के बाद पॉइंट लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लग जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैंने कि 5 अंक इधर भी है, 3 2 5 1 6 अंक इधर भी है, 3 2 5 1 6 अंक इधर भी है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो क्या है कि sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री है। sin 30 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री की आपको वैल्यू बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 1/2 1/4 और 2 है। ठीक है, तो अगर आपको वैल्यू पता है तो आपसे क्वेश्चन ये चुटकियों में लग जाएगा। देखिए कैसे कि sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है, और cos 60 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है? 1/2 होती है। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 1। आंसर क्या आ जाएगा? 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आप लोगों को टाइप जो टेबल है, ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है, जो याद करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उसके लिए एक ट्रिक है बहुत जबरदस्त, उसको मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, जहां पर आपको सिर्फ 3 फिगर्स में 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू में सिर्फ इन 3 फिगर्स में आप देख लेंगे, जहां पर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर यहीं पे मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि समीकरण 5x बराबर y, 5x बराबर कितना दिया गया है? y दिया गया है, और 2x + y बराबर दिया गया है 7 के हल में y का मान है। आपको बताना है कि 2 समीकरण दे दिए गए हैं और यहां पर आपको y का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे? देखिए इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है। 5x बराबर दिया गया है आपको, y दिया गया है। 5x बराबर y दिया गया है, या हम ये कह सकते हैं कि y बराबर 5x दिया गया है। ठीक है, और 2x + y बराबर दिया गया है 7। 2x + y बराबर दिया गया है 7 दिया गया है। आपको बताना है किसका? y का मान बताना है। ठीक है, तो y का मान बताना है। यहां पर जो क्या दिया गया है? 5x दिया गया है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल ले, x की वैल्यू निकाल ले। तो यहां से देखो x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? y
5 बन जाएगा, y/5 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो जहां पर x दिख रहा है वहां पर आपको क्या कर देना है, y/5 रख देना है। 2 इंटू y/5 प्लस y इक्वल टू 7। अब यहां देखो 2y है और ये 5 है, 2y/5 प्लस y इक्वल टू 7। यहां पर क्या करेंगे, हर बराबर कर लेंगे, तो 2y/5 प्लस, अब इसका हर बराबर करने के लिए क्या मान लेते हैं, इसके नीचे मान लो 1 है। अब इसको 5 बनाना है तो इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा और इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5y/5 इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो हर दोनों के समान हो गए तो क्या लिख सकते हैं, 2y प्लस 5y/5 इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखो 5 यहां पर भाग कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, गुणा कर देगा, तो 2x प्लस 5y बराबर 35 हो जाएगा। भाई 5 7 से गुणा करेगा 35 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, सॉरी 2x लिख रहे हैं, यहां पे 2y चल रहा है, 2y। ठीक है, अब ये 2y और ये 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा और ये बनेगा 35। y की वैल्यू निकालना है तो 7 यहां पर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इसको आके भाग कर देगा तो 35/7, तो 7 बचे 35, y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां से हमने क्या निकाला था, x की वैल्यू निकाल के पुट किए हैं। आप चाहे तो इसको समीकरण बना लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाकर भी आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको आसान लगे वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो क्या है कि एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े, एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परिता घुमाने पर बेलन का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, एक आयत है, क्या है, 17 सेंटीमीटर चौड़ा है, लंबा है और 7 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसको घुमाया जाता है, किसके, चौड़ाई की परिता घुमाया जाता है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर चौड़ाई की परिता घुमाया जाता है तो उसकी जो लंबाई होती है वो परिधि बन जाएगी, और अगर उसकी लंबाई की परिता घुमाया जाता है तो उसकी जो चौड़ाई होगी वो परिधि बन जाएगी। तो हमेशा अपोजिट बनता है। ठीक, यहां पर चौड़ाई की परिता घुमाया जा रहा है तो यहां पर जो परिधि होगी इसकी लंबाई बन जाएगी। कुछ ऐसे इस प्रकार से ये बन जाएगा हमारा फिगर। ठीक है, तो जो इसकी परिधि होगी वो 17 हो जाएगी और 7 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब बेलन की परिधि जो होगी वो क्या हो जाएगी, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr बराबर 17। तो r की वैल्यू निकालना है यहां से हमको, तो 17/2π, 17/2π ये निकाला है। फिर निकालना है हमको आयतन निकालना है इसका, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, अब यहां पर देखो पाई ये हो गया, r² r की वैल्यू कितनी रहती है, 17/2π, 17/2π स्क्वायर इंटू h क्या हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखो पाई को ऐसे रखो इंटू 17 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 289, और ये 4π स्क्वायर हो जाएगा इंटू 7, ये बन गया। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या, 289/4 पाई गुणे 7। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू अगर चाहो तो रख सकते हो, तो यहां से गुणा कर लो ऊपर, 7 में 63 हासिल है 6, 7 और 56, 56 से कितना हो जाता है, 56 हो जाता है आपका 62 हासिल है 6, 7 दूनी 14, 14 6 20/4π। इतने पे आंसर रोक दीजिए इसका सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा, पॉइंट पे चला जाएगा। ठीक है, तो इतने पे आंसर इसका रोक देंगे। चाहे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आगे पाई की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर और इसको सॉल्व कर लीजिए। इतने पर भी अगर आंसर आप रोक देते हैं तो आंसर आपका। फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का वो क्या है कि एक बाग में 2304 पेड़ हैं। एक बाग में कितने पेड़ हैं, 2304 पेड़ हैं।
प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाद में पंक्तियां हैं। कहने का मतलब यह है कि इतनी पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ लगे हुए हैं, यानी कि पंक्तियों की संख्या और पेड़ों की संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है, और कहा है कि पंक्तियों की संख्या निकालना है। तो मान लेते हैं माना पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या बराबर x। अब कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ लगे हैं जितने की पंक्तियां हैं। तो माना प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर x। दोनों बराबर है, क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, और टोटल पेड़ कितने बताती है, कुल पेड़ बताती है 2304, यानी कि पंक्ति को अगर पेड़ों से गुणा कर दें तो हमारे टोटल पेड़ आ जाएंगे। देखो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x गुणे x बराबर 2304। ठीक है, पंक्ति गुणे पेड़ों की संख्या बराबर कुल पेड़ों की संख्या। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 2304। तो x बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 2304, यानी कि 2304 का हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकाल लेना है, बस आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 2304 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, 2304 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंची 10, 2 दूनी 4। देखो 2 से कट जाएगा, 2 पंची 10, 2 से 14, 2 से 12, 576, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। अभी देखो 144 किसका होता है, 12 का होता है, 12 वर्ग 140, 12 एकम 12। तो देखो किसका बन गया, कर लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 12 गुणे 12। ठीक है, दो के जोड़े बना लो, 1 2 3, क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 12, ये आपको हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4, 12 चौक 48, x बराबर 48। तो पंक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी, पंक्तियों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी, 48। पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 48। और हर एक पंक्ति में पेड़ भी कितने लगे हुए हैं, 48 लगे हुए हैं, जिस तरह से प्रश्न में कहा गया है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 नंबर में फ्री का क्वेश्चन था। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही हो, क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप वीडियो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगले आने वाली वीडियो जो है आपको मिलती रहे और दोस्तों तक आपके वीडियो पहुंच जाए आसानी से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हमको मान बताना है। जो क्वेश्चन है क्या है, tan 45 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री प्लस 2 cos 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री। ठीक है, तो इन सबको हमको क्या बताना है, मान बताना है। तो अगर आपको टेबल याद नहीं है, आपको इसकी वैल्यू याद नहीं है, तो मैं उसके लिए छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, बहुत अच्छा है। देखिए 3 ट्रायंगल ले लेंगे। आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम होती है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में काम करती है, समकोण त्रिभुज में काम करती है। तो समकोण त्रिभुज ले लेंगे। सबसे पहले क्या है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को बना लेते हैं। फिर 30 के बाद क्या आता है, 45 डिग्री, 45 डिग्री बना लेते हैं। फिर क्या आता है, ये लिख लेते हैं। फिर क्या आता है, 60 डिग्री। ठीक है, 90 की बात बाद में करेंगे, पहले 30, 45 और 60। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होता है यहाँ पर, 1 1 √3 1 1 √3। ठीक है, कैसे याद करना है कि 1 1 √3 1 1 √3। यहां पर फिर इसका अब देखो ये लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, कर्ण निकालना है तो क्या बन जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। समझ में आया? अब देखो फिर क्या लगाएंगे, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो ये होता है साइन कॉस टैन। फिर नीचे से कॉट सेक कॉसेक। तो सबसे पहले हमको निकालना है tan 45, tan 45। अब tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो देखो यहाँ पर 45, लंब ये है, आधार 1 है, तो लंब बटे आधार यानी कि 1 बटे 1, यानी कि tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब cot 30 निकालना है, cot 30 निकालना है, तो 30 डिग्री का एंगल ये बना हुआ ट्रायंगल,
कॉट क्या होता है, ये होता है tan, tan ये होता है, tan का अपोजिट क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, ठीक है। तो आधार बटे लंब यानी कि √3/1, तो आंसर में क्या लिखेंगे, सिर्फ √3 आ जाएगा cos 30 डिग्री प्लस 2 into cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। अब 30 डिग्री में फिर है तो cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार ये है, कर्ण ये है, तो √3 बटे √3/2 हो गया। sin 90 का मान हमेशा आपको याद रखना है कि 1 होता है, ओके। अब देखो 1 यहां पर है, 1 यहां पर है, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 यहां पर, 2 यहां पर कैंसिल हो गया, माइनस √3 बच रहा है, प्लस √3 बच रहा है, तो माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका आंसर। आई थिंक आपको बहुत समझ में आ रहा होगा, और ये जो ट्रिक है बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, शाम तक आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल दे दिया गया है, त्रिज्या निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आपको जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले आपको याद करके जाना है, चाहे घन हो, घनाभ हो, वृत्त हो, शंकु हो, क्योंकि सभी से क्वेश्चन पूछ लेता है, कहीं ना कहीं से एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कहीं से भी आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है, जितने भी फॉर्मूले हैं सबके सब याद करके जाने हैं अच्छे से, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 7 यहाँ पर क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, इधर आके गुणा करेगा, और 22 इधर गुणा कर रहा है, इसको आके भाग करेगा, तो आर स्क्वायर बराबर 154 गुणे 7/22, ठीक है। काट लेते देखो 11 कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 के 11, 11 जो 44, ठीक है। तो 2 सत्ते 14, तो अब यहाँ पे 2 करने पर क्या आ रहा है, 7 सत्ते 49, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 49 आ गया। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, √49, यानी कि आर बराबर कितना आ जाएगा 7, 49 का रूट कितना होता है 7 होता है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, तो आंसर हो जाएगा आपका 7। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 13x - 30 + x स्क्वायर बराबर 0 दिया गया है, इसको हल करना है, यानी आपको निकालना है x की वैल्यू निकालना है दोनों में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो पहले x स्क्वायर को हम अरेंज करेंगे, पहले x स्क्वायर प्लस 13x - 30 = 0। पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, पहले बड़ी पावर जो होती है उसको लिखते हैं, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर, ठीक है। तो x स्क्वायर था, फिर x था, तो पहले ने x स्क्वायर को लिखा, फिर x को लिखा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 13 है, और इसका जो कोएफिशिएंट है यानी कि गुणनफल है, इसका क्या है 1 है, इसका क्या है 1 है। तो 30 को हम 1 से गुणा करेंगे, देखो 30 गुणे 1 बराबर 30 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म जो आपको क्या है 13x है, 13x है, इसको क्या करेंगे ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर आपका मिडिल जो आपका टर्म है ये आना चाहिए, और गुणा करने पर आपका 13 आना चाहिए, यानी कि इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, जिसको 13x आए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए। देखो क्या बनेगा x² प्लस, अगर 13 को हम क्या लिखते हैं 10x + 3x, क्या बन रहा है 10x + 3x, 13x हो रहा है माइनस 30 = 0, और इन्हीं दोनों को गुणा करो तो कितना बन रहा है 30 बन रहा है, 10 दिए 30 बन रहा है, और इन दोनों को ऐड कर दो तो 13x आ रहा है। अब देखो यहां से इन दोनों में कॉमन देखो, और यहां से इन दोनों में कॉमन, तो यहां से x कॉमन मिल रहा है, तो x + 10 हो जाएगा अंदर, यहां से x लिए बाहर, और यहां पर भी x बाहर ले लिया, तो यहां पर x² था तो x बाहर आ गया, x बचा,
यहाँ पर 10x था, x हमने कॉमन ले लिया, ऊपर कितना बचा 10 हो गया प्लस। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर माइनस है और हमको क्या लाना है x प्लस 10 लाना है, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा हमको। माइनस कॉमन लिया और उसके बाद हमको कॉमन क्या मिल रहा है x कॉमन मिल रहा है, क्योंकि इसके पास x है इसके पास है 3, देखते हैं 3 इसके पास भी 3 नाम 30 ये भी होता है, तो 3 नाम हमको मिल गया। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस कॉमन लिया इसलिए अंदर प्लस हो गया, इसलिए अंदर प्लस हो गया। अब यहां देखो x प्लस 10 कॉमन हो रहा है, तो x प्लस 10 ये हो गया और x माइनस 3 ये बचा आपका बराबर 0। ठीक है, अब जब x प्लस 10 बराबर 0, जब x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 10 आ जाएगा, और जब x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 3 आ जाएगा। भाई 3 को पछातर करोगे तो यहाँ पर माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है कि 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का गुणनखंड करना है। 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का गुणनखंड करना है। अब यहाँ पर दो पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, इस इक्वेशन के बराबर हमको 0 दिया गया था, तो 0 जब भी दिया जाएगा तो वहां पर हमको क्या निकालना है, गुणनखंड करने के बाद जो भी x है या y है उसकी वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको ऊपर से गुणनखंड निकाल कर दे देना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे इसमें, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। हमने बताया था कि क्या करते हैं, लास्ट वाले टर्म से इस x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से गुणा कर देते हैं, तो क्या बन जाता है 4 गुणे 1 बराबर 4 बन जाता है। ठीक है, अब जो मिडिल टर्म होता है, जो मध्य पद होता है, उसको ऐसा ब्रेक करना होता है, ऐसा तोड़ना होता है कि जोड़ने या घटाने पर, ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पर हमारा क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए, मध्य पद आना चाहिए, और उन्हीं दोनों को गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर आपको ये आना चाहिए 4 आना चाहिए। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर, देखो 4 प्लस 1 लिख सकते हैं और ये x बाहर ले लेते हैं, 4 प्लस 1 ले लिया 5 हो गया, 4 1 का 4, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा 4 आ रहा है और ऐड करने पर ये 5 आ रहा है, प्लस 1 4x स्क्वायर प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में देखो कॉमन क्या मिल रहा है, 4x कॉमन मिल रहा है, 4x कॉमन ले लेते हैं, 4x कॉमन लिया तो x, यहां से देखो 4 कॉमन लिया तो 4 हो गया, x कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, 4x यहां से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 ही बचेगा इसके पास। ठीक, तो x प्लस 1, अब यहां पर तो देखो x प्लस 1 दो ही टर्म बचे, यानी कि यहां पर हमको सिर्फ 1 ही कॉमन मिल रहा है और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो x प्लस 1 कॉमन ले लिया हमने। अब दो 4x प्लस 1 x प्लस 1 दोनों के पास है तो x प्लस 1 कॉमन ले लिया, और यहां पर क्या बचा, x प्लस 4x प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके को इक्वेशन में बराबर 0 दिया होता तो यहाँ पर हम एक बार इसके 4x प्लस 1 बराबर 0 रखते और 4x प्लस 1 बराबर 0 रखते। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में दिया गया था तो उसको हमने वैसे सॉल्व किया था, इसमें 0 नहीं दिया गया तो इसको हम यहाँ पर ही छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वो प्रायिकता से क्वेश्चन है। क्या है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग, अंकों का योग 4 होने की संभावना क्या होगी। आपको बताना है कि अगर हम दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो ऐसी कितनी कंडीशन बनेगी कि दोनों पासों के अंकों का योग 4 होगा। तो देखो पहले क्या हो जाएगा, दो पासे हैं आपके पास, तो पहली बार में हम फेंकेंगे तो मान लो एक में 1 आया और दूसरे में कितना आ गया, 3 आ गया, तो अंकों का योग कितना हो गया, 4 हो गया। फिर फेंका तो क्या आया, एक में 2 आया, और दूसरे में भी कितना आ गया, 2 आ गया, तो इसमें भी 4 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, कोई कंडीशन ऐसी है कि इसमें 4 बन जाए तो खुद एक, अगर हम 4 देखें, अगर सोचे कि 4 ले लें तो 4 क्या है, 4 4 8 हो जाएगा, या अगर किसी में भी 4 जोड़ देते हैं तो 4 बन जाता है। तो पहले में 1 आया और दूसरे में 3 आया, एक ही बन गया। अब हो सकता है कि पहले वाले में जो आपका एक कंडीशन है दोबारा बन जाए कि पहले वाले पासे में क्या आ जाए, 3 आ जाए,
और इसमें भी क्या आ जाए, दूसरे वाले में भी क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, इन दो कंडीशन को आप समझिएगा कि जब पहले हमने पासा फेंका तो 1 और 3 आया, पहले पासे में 1 आया, दूसरे पासे में 3 आया। दूसरी बार हमने फेंका तो मान लो पहले पासे में अब 3 आ गया, दूसरे पासे में 1 आ गया, तो यहाँ पर भी आपको कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो इस तरह से जो कुल संभावनाएं बनेंगी वो टोटल बनेंगी आपकी 3 बनेंगी, यानी कि अंकों का योग आने की कितनी संभावनाएं बनी, 3 बन जाएगी। अंकों का योग 4 आने की संभावना कितनी बनी, 4 बनी। लेकिन जो इसका जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमको पता चल गया कि कितने होती है, 3 होती है, और कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है ये हमको पता करना है। ठीक है, तो दो पासों को एक साथ, ये आप याद रखिएगा कि दो पासों को जब एक साथ फेंकेंगे तो कुल कितनी संभावनाएं बन सकती हैं। तो दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या बच्चा कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर 36 हो जाएगी। दो पासों को जब एक साथ फेंकते हैं तो कुल परिणामों की संख्या बच्चा कितनी बनती है, 36 बनती है। और इसी तरह से जो हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या है, अंकों का योग 4 आने की संभावना कितनी बन जाएगी, कितनी बन जाएगी, 3 बनती है। तो प्रायिकता निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि 3 हो जाएगा, और कुल परिणामों की संख्या बच्चा कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। ठीक है, अब 3 को 36 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 12 3 36, यानी कि 1/12 इसका आंसर हो जाएगा, 1/12 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा, आपको ये जो सेंटेंस है, ये दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या कितनी बनती है, 36 बनती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि एक मदारी की टोपी क्या है, शंक्वाकार है। जो टोपी मदारी की होती है वो क्या होती है, शंक्वाकार होती है, और यदि उसमें 840 सेंटीमीटर कपड़ा लगा है, कहने का मतलब है उसका जो वक्रप्रस्थ किया गया है, शंकु की जो होती है ऐसी कुछ टोपी होती है, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या बनेगा, ये आपका नीचे सर्कल बन जाता है, ये आपकी त्रिज्या होती है, ठीक है, और ये आपकी ऊंचाई होती है, ये आपकी स्लैंट हाइट होती है, मतलब तिरछी ऊंचाई होती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या दे दिया है, वक्रप्रस्थ दे दिया है, और उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका परिमाप दे दिया है, वृत्त है, ये क्या बनता है, नीचे वृत्त बनता है, इसका परिमाप दे दिया है 56 सेंटीमीटर। तो बताना है कि इसमें इस टोपी की तिरछी ऊंचाई क्या होगी। तो हमको दो चीजें दी गई, एक तो उसका परिमाप और दूसरा उसका वक्रप्रस्थ। तो पहले परिमाप दिया गया है, हल करते हैं बच्चा। देखो क्या हो जाएगा, शंकु का परिमाप, क्या कह सकते हो, गोल सिर का परिमाप, क्या होता है, 56 दिया गया है, 56, ठीक है। और परिमाप क्या होता है, 2 पाई r बराबर 56, ठीक है। परिमाप का मतलब है परिधि, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r बराबर 56। अब r बराबर अगर हम निकालें तो 56/2 पाई, 56/2 पाई, इसको काट दो तो 28 हो जाएगा, 28/पाई, यानी कि r बराबर कितना आ गया, 28/पाई। अब दूसरा हमको क्या दिया गया है, इसका हमको वक्रप्रस्थ दिया गया है, टोपी का वक्रप्रस्थ दिया गया है, वक्रप्रस्थ दिया गया है। वक्रप्रस्थ क्या होता है, पाई r l होता है, r की वैल्यू कितनी है, 28/पाई,
पाई, और पावर प्रश्न को दिया गया है 840, तो 840 यहां पर रख देते हैं। और पाई आर, पाई की वैल्यू ऐसे लिखते हैं, आर की वैल्यू कितनी आ गई 28 बटे पाई, और एल हमको निकालना है, तिरछी ऊंचाई निकालना है, तो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। तो यहां जो एल गुणा कर रहा है तो यानी कि एल बराबर क्या हो जाएगा 840 बटे 28, 840 बटे 28 घटेगा जो कोई 28 दिया 30, यानी कि एल बराबर कितना आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एल बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। तो जो टोपी होगी उसकी तिरछी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि बारंबारता बंटन का बहुलक बताना है। अब बहुलक क्या होता है, बहुलक वो होता है कि जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमारा बहुलक होता है। तो देखो यहाँ पर 21 कितनी बारंबारता क्या है 2 बार, 22 क्या है इसकी 7 बारंबारता है, 23 5 है, 24 की बारंबारता 1 है, 25 की बारंबारता 2 है। तो किस पद की सबसे ज्यादा बारंबारता है यानी कि 7, 22 पद की बारंबारता कितनी है 7 है। तो आंसर लिखेंगे कि 22 की बारंबारता 7 है, अतः बहुलक बराबर 7। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 नंबर में था आपका। कभी कभी देख लो 2 नंबर में बहुत ही छोटा क्वेश्चन देते हैं और 1 नंबर में बहुत बड़ा क्वेश्चन दे देते हैं, इस तरह से मैनेज करते रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है कि वह भिन्न ज्ञात करें, वह भिन्न ज्ञात करें जिसके अंश में 1 घटा दिया जाए। कह रहे हैं कि एक भिन्न है जिसके अंश में 1 घटा दिया जाता है तो वह संख्या 1/2 बन जाती है, तो उसका मान कितना आता है 2/3 आता है। और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाता है, उसके हर में 4 जोड़ दिया जाता है तो वह उसका मान 1/2 हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है यार, आप लोग समझते नहीं है, वीडियो आते हैं व्यू करते हैं ना, लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें उसे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं वह भिन्न ज्ञात करना है, तो आपको भिन्न नहीं पता है, पहले क्या कर लेते हैं हल कर लेते हैं। क्या मान लेते हैं माना भिन्न, माना संख्या क्या है x/y, संख्या को हमने क्या माना x/y मान लिया। अब इन्होंने पहली शर्त क्या 1 घटा दिया है, शर्त इन्होंने पहली क्या रखी उसके अंश में 1 घटा दिया जाए, तो x - 1/y कर दिया हमने, तो उसका मान कितना हो जाता है 2/3 हो जाता है, 2/3 लिख दिया हमने। ठीक है, यहां पे कर दो इसका कैंसिल गुणा, तो 3 को x से गुणा करना है तो 3x - 3 y को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 2y। ठीक है, सही से इक्वल लिखते हैं 3x 2y को ट्रांसफर करोगे यानी कि पक्षांतर करोगे तो -2y हो जाएगा, और इस 3 का पक्षांतर करोगे तो ये माइनस था, यहां पर क्या हो जाएगा +3, समीकरण एक ये बन जाएगा। ठीक है, शर्त दूसरी क्या बनती है, शर्त दूसरी क्या बनती है, इन्होंने कहा कि यदि उसके हर में 4 जोड़ दिए जाए, यदि उसके हर में हम 4 जोड़ दें तो उसका मान कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो अंश वही था और हर में हमने 4 जोड़ दिया तो उसका मान कितना हो गया 1/2 हो गया। ठीक है, कैंची गुणा यहां पर भी करेंगे, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, और y + 4 को हम 1 से गुणा करेंगे तो y + 4 बन जाएगा, y + 4 आपका बन जाएगा। पक्षांतर कर लेते हैं तो 2x - y = 4, भाई y को हमने ट्रांसफर किया तो यहां पर प्लस लगा, यहां पर आके माइनस में हो गया, तो ये समीकरण 1 थी, ये आपकी समीकरण 2 बन गई। देखो ये 3x - 2y = 3 है, ये 2x - y = 4 है। तो यहां से हम क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, किसी एक को हमको यहां से ट्रांसफर करना पड़ेगा यानी कि हटाना पड़ेगा। तो चाहो तो x को बराबर कर लो यहां से, और चाहो तो y को बराबर कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं समीकरण 2 में हम क्या कर देते हैं 2 से गुणा, हम करते हैं y को बराबर, पहले y को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण
2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 4x माइनस y था तो क्या बन जाएगा 2y बराबर, यहां सभी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये समीकरण आपकी होगी 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 3, समीकरण 1 और 3 को देखो, यहां पर भी 2y है और यहां पर भी 2y है, यहां पे लगाएंगे मेश मेथड। तो समीकरण 1 व 2 3 से, समीकरण 1 व 3 से देखो यहां पे क्या बन रहा है 3x माइनस 2y बराबर 3। ये क्या बन रहा है देखो 3x माइनस 2y बराबर 3 बन रहा है, और यहां पर देखो इक्वेशन 3 क्या बन रही है आपकी 4x माइनस 2y बराबर 8 बन रही है, 4x माइनस 2y बराबर 8 बन रही है। माइनस कर लेते हैं तो माइनस लगाएंगे तो माइनस रहेगा, ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। देखो 4x माइनस 3x क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, यानी कि माइनस का x आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर देखो ये प्लस का 2y, ये माइनस का 2y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस, यहाँ देखो ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस 8 है और ये प्लस 3 है, तो माइनस का 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में आपको रख देना है, x का मान समीकरण 1 में रख देना है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो x देखो 3x है तो 3 into 5 हो जाएगा ये, फिर क्या है माइनस 2y को ऐसे रखेंगे बराबर कितना है 3 है तो 3 लिख देंगे, क्या हो जाएगा 3 से 15 माइनस 2y बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। 2y को हमको ट्रांसफर करेंगे इधर, इसको 75 कर लेंगे, तो 15 माइनस 3 बराबर 2y। इसको कैसे किया, 2y को हमने इधर भेजा, ये प्लस का हो गया, और इस 3 को हमने इधर भेजा तो ये माइनस का हो गया, ये कितना बनेगा यहाँ पर 12 बन जाएगा बराबर 2y। तो y बराबर कितना हो जाएगा 12/2 यानी कि 6, y बराबर 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू भी हमको मिल गई और y की वैल्यू भी हमको मिल गई, तो हमारी संख्या क्या थी x अपॉन y, तो संख्या क्या बन जाएगी 5/6, यही हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों अगर आप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हो, आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो क्या है कि पार्श्व चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी बना है। ये चित्र बना हुआ है और इसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी बना हुआ है। एसी और बीडी विकर्ण एसी और बीडी खींचे गए हैं। जो विकर्ण है इसके एसी और बीडी को मिलाया गया है। यदि एंगल एसीबी बराबर 52 डिग्री, इन्होंने कहा कि एसीबी यानी कि एंगल की 52 डिग्री है और एंगल बीएसी बराबर 48 डिग्री है। एंगल बीएसी बराबर इन्होंने 48 डिग्री है, तो आपको बताना है कि एंगल एडीसी ज्ञात करना है। एडीसी यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल आपको निकालना है। इससे पहले मैंने चक्रीय चतुर्भुज की एक जो वीडियो है मैंने अपलोड कर दी है, उसको आप जाके देख सकते हैं। वहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट बताए गए हैं और ये भी मैंने क्वेश्चन उस वीडियो में करा रखा है। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने उसमें कराए हैं उस वीडियो में, जाकर देखें, क्योंकि हर एक एग्जाम में हर एक क्वेश्चन पेपर में ये एक चक्रीय चतुर्भुज से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो जो त्रिभुज हमारा बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। त्रिभुज क्या बन रहा है? ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है? ए बी सी। तो अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर? अब देखो एसीबी कितना है? एसीबी दिया गया है 52 डिग्री, एसीबी दिया गया है 52 डिग्री लिख देंगे प्लस एंगल बीएसी, बीएसी कितना है? 48 डिग्री, 48 डिग्री यहां पर लिख देंगे प्लस एंगल एबीसी बराबर 180। तो एंगल एसीबी हमको निकालना है, एबीसी हमको पता करना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे बराबर 180 डिग्री। अब देखो 52 और 48 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 100, और 100 को हम 75 करेंगे तो यहाँ आके क्या करेगा? माइनस कर देगा। तो एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री माइनस
100 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो एंगल ए बी सी बराबर कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल कितने डिग्री आ गया हमको 80 डिग्री का मिला। पूरा का पूरा कितने डिग्री का मिला 80 डिग्री का। अब एक थ्योरम आपको याद होगी कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। वो लिखेंगे यहां पर, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि एंगल B प्लस एंगल D, यानी हम कह सकते हैं कि एंगल ABC प्लस एंगल ADC बराबर 100 डिग्री। तो यानी कि एंगल ABC प्लस एंगल ADC बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये इसके सम्मुख है, आमने सामने है। ठीक है, तो ABC हमको मिल गया कितना 80 डिग्री प्लस एंगल ADC निकालना है हमको, तो 180 डिग्री। अब देखो 80 यहां पर क्या कर रहा है प्लस कर रहा है, तो इसको 75 करके यहां पर आके माइनस कर देगा, तो एंगल ADC बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर 100 डिग्री हो जाएगा आपका। तो एंगल ADC बराबर कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हो और आपको लग रहा हो कि मैंने मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप। अब ठोस आयताकार है, तो आयताकार सिल्ली किस टाइप में बनेगी, घनाभ टाइप में बनेगी, कुछ इस टाइप बनेगी। ये हो जाएगी हमारी आयताकार सिल्ली। तो आयताकार सिल्ली का मतलब है हमको बता रहा है कि ये एक घनाभ है। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है 10 है, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई 1.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसे पिघलाकर एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई गई है। अब इसको पिघला दिया गया है, इसको पिघलाया गया है। तो एक चीज बताओ कि अगर किसी चीज को पिघलाकर दूसरी चीज में ढाल दी जाए, मान लो पानी है आपके 1 लीटर है, जो इस टाइप से मान लीजिए बोतल में पानी भरा हुआ है, 1 लीटर बोतल पानी भरा हुआ है इसमें। अब इसको क्या करें हम किसी मग में डाल दें, किसी मग में डाल दें। अभी ये किस टाइप से बेलनाकार में है, और हो सकता है उसमें सर्किल में हो जाए, लेकिन इसका क्या आयतन कम पड़ेगा। 1 लीटर पानी है तो बढ़ेगा तो है नहीं, या तो घटेगा तो है नहीं, 1 लीटर का 1 ही लीटर रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आयतन दोनों का समान ही रहेगा। तो इसको अब किसमें ढाल दिया गया, घन बना दिया गया, इसको घन बना दिया गया, इसको घन बना दिया गया, कुछ इस टाइप से इसको घन बना दिया गया। और घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमको घन की भुजा निकालनी है, यानी कि इन दोनों का आयतन क्या होगा, समान होगा। तो हल में क्या लिखेंगे, आयताकार सिल्ली का आयतन, आयताकार सिल्ली का आयतन, सिल्ली का आयतन बराबर घनाकार सिल्ली का आयतन, घनाकार सिल्ली का आयतन। दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। अब घन का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घनाकार का कितना होता है, घन का कितना होता है, ये घनाभ का हो गया, ये घन का हो जाएगा क्या होता है भुजा की। मान लेते हैं इसकी सभी भुजाएं क्या है, ए है। ठीक, अब इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो L * B * H दिया गया है, यानी कि 10 गुणे 4 गुणे 1.6 बराबर भुजा Q। अब देखो यहां से पॉइंट आएंगे, नीचे 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 16 बचा और ये 4 बचा, तो 16 × 4 = 64 बराबर भुजा Q। तो a बराबर निकालेंगे तो इसमें क्यूब रूट जाएगा 64, और 64 किसका होता है, 4 का होता है। 4 × 16 = 64, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और घनाकार नई सिल्ली की भुजा कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो इसकी जो भुजा होगी, भुजा कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। भुजा कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे 2017 का मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एक पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो सर्किल से, जो बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको आप ना छोड़ें। और खासकर इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर आपसे कभी-कभी दूरी पूछ ली जाती है, कभी-कभी उसका एक चक्कर पूछ लेता है, कभी-कभी व्यास पूछ लेता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कतई छोड़ के ना जाएं, उनको जरूर से जरूर रिवीजन करके जाएं। पढ़ते क्वेश्चन का जो हमारा क्वेश्चन है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास,
एक साइकिल के पहिए का व्यास कितना है? 77 सेंटीमीटर है, 77 सेंटीमीटर है। और ये कितनी दूरी चलता है? 0.242 किलोमीटर चलने पर पहिया कितने चक्कर लगाएगा? इन्होंने बता दिया है कि इतनी दूरी चला है तो कितने चक्कर चलेगा। ठीक है, तो पहले कितना दिया गया? इसमें व्यास दिया गया है, कितना दिया गया? व्यास दिया गया है, व्यास दिया गया है 77 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी हम त्रिज्या निकालें, बच्चा इसकी त्रिज्या निकालें, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 77/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, सेंटीमीटर में चल रहा है। अब एक चीज समझो कि पहिया एक चक्कर में कितना चलेगा, पहिया एक चक्कर में कितना चलेगा? तो जितनी उसकी परिधि होगी, जितनी उसकी परिधि होगी उतनी ही एक चक्कर में चलेगा। ठीक है, तो पहिए का एक चक्कर, तो पहिए का जो एक चक्कर होगा, पहिए का जो एक चक्कर होगा, एक चक्कर होगा वो किसके बराबर होगा? वो किसके बराबर? पहिए की परिधि के बराबर होगा। तो पहिए की परिधि के बराबर होगा, पहिए की परिधि के बराबर होगा। ठीक है, अब पहिए का एक चक्कर, तो पहिए की परिधि कितनी निकल आएगी? 2πr, 2πr। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे? 22/7 और r की वैल्यू कितनी रख देंगे? 77/2। देखो 2 से 2 कट जाएगा और 7 से इसको काट देंगे, 11 से 77 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 तो 24 सेंटीमीटर। यानी कि एक चक्कर में कितना चलेगा? 242 सेंटीमीटर चलेगा। एक चक्कर में कितना चलेगा? 242 सेंटीमीटर। और कितनी दूरी चल गया है? कितनी दूरी चल गया है? तो कुल दूरी कितना चला? कुल दूरी कितना चला? 0.242 किलोमीटर। लेकिन हमारा एक चक्कर में सेंटीमीटर में चल रहा है और कुल दूरी हमारी कितनी दी? किलोमीटर में। तो इसको क्या करेंगे? सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, 0.242। अब ये किलोमीटर है, इसको मीटर बदलने में क्या करेंगे? मीटर बदलने में क्या कर देंगे? 1000 से गुणा। तो जैसे हमने 1000 से इसको गुणा किया, ये मीटर बदल गया। अब मीटर को सेंटीमीटर बदलने में क्या कर सकते हैं? 100 से गुणा। तो इसको फिर कर देते हैं 100 से गुणा। अब आ गया ये सेंटीमीटर में। तो देखो इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितने जीरो बढ़ाएंगे? 3 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, पॉइंट पर जितनी डिजिट होती है उतने जीरो नीचे बढ़ाते हैं। देखो 1000 से 1000 कट जाएगा, कितना आ गया? 242/100, 242 और ये 00 सेंटीमीटर। यानी कि कुल दूरी कितनी चलता है? 24200 सेंटीमीटर चलता है। तो पहिए के चक्कर निकालना है। तो पहिए के कितने चक्कर? तो पहिए के चक्कर बराबर कितने हो जाएंगे? पहिए के चक्कर बराबर कितने हो जाएंगे? बराबर कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली गई, बटे एक चक्कर में चली गई दूरी। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी चलता है? 24,200 सेंटीमीटर। ठीक है, 24,200 और कितना चला ये? एक चक्कर में 242। अब 242 इसको भाग करने कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यानी कि एक चक्कर में कितना चला? पहिए कितने चक्कर लगाए? 100 चक्कर लगाता है, 100 चक्कर लगाता है। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये था आज के 2017 का जो लास्ट पेपर था, प्रीवियस पेपर था, उसको मैंने सॉल्व कराया है। इसके बाद शाम तक इसके जो ऑप्शन होते हैं क्वेश्चंस, जो आपकी जो गाइड में है या आपकी जो बुक्स में है, उन सबको मैं ऑप्शन क्वेश्चन लेके आऊंगा। करीब 50-60 क्वेश्चन होंगे, उसी सीरीज चलेगी, 1 घंटे की 2 घंटे की जो भी क्लास चलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जहां तक हो सके अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि मैं आगे से वीडियो और भी अच्छे से अपलोड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।